नमस्कार, मैं गरिमा। ये है जागो हिमाचल 365 टीवी, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिल क्विस्ट न्यूज़। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन का भारत में आने का रास्ता साफ, नहीं होगा ट्रायल। कोरोना कर्फ्यू 14 तक बढ़ाने की सिफारिश, बंदिशों पर अंतिम निर्णय 5 जून की कैबिनेट में। दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी, 2 महीने में 15,000 संक्रमित। अब चिल्ड्रन वार्ड पर दें ध्यान, बच्चों के लिए चिंताजनक साबित हो सकती है थर्ड स्टेज। पुल से गिरा ट्रक, 2 की मौत। 70,000 शिक्षकों की वैक्सीन के आदेश, टीकाकरण के लिए ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर नियुक्त। पपरोला अस्पताल में एक भी मरीज दाखिल नहीं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सभी 220 बेड खाली। वन विभाग खोलेगा 3 कंट्रोल रूम। अब समाचार विस्तार से। फाइजर और मॉडर्न वैक्सीन का भारत में आने का रास्ता साफ, नहीं होगा ट्रायल। कोविड महामारी से जूझ रहे भारत के लिए एक अच्छी खबर है। विदेशी कोरोना वैक्सीन का भारत आने का रास्ता अब आसान हो गया है और वैक्सीन को लोकल ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। भारत की दवा नियामक संस्था यानी DCGI ने अब फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए इनके अलग से ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। सीधे सीधे समझें तो जिन वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन या अमेरिका FDA से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी होगी, उन्हें भारत में ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। इस संबंध में DCGI चीफ विजय सोमानी ने नोटिस भी जारी किया है। कोरोना कर्फ्यू 14 तक बढ़ाने की सिफारिश, बंदिशों पर अंतिम निर्णय 5 जून की कैबिनेट में। कोविड समीक्षा बैठक में प्रदेश के जिलों में कोरोना कर्फ्यू को 14 जून तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसमें मौजूद सभी बंदिशों को 1 सप्ताह और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई गई है। मौजूदा बंदिशें 7 जून सुबह 6 बजे तक लागू की गई हैं। इसके आगे का फैसला लेने के लिए 5 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसके चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिलों की फीडबैक के लिए मंगलवार को कोविड समीक्षा बैठक बुलाई। इसमें सभी जिलों के DC, SP और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों सहित MS जुड़े। सचिवालय में बुलाई गई इस बैठक में राज्य सरकार के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति और भविष्य की प्लानिंग को लेकर सभी से फीडबैक मांगा। खास है कि जिलों के सभी अधिकारियों ने बैठक में वर्चुअली जुड़ने का एक सुर में कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों को 1 सप्ताह और आगे बढ़ाने का आग्रह किया। स्वास्थ्य अधिकारियों और सरकार की अफसरशाही ने भी इस हक में अपना मत दिया। हालांकि अब अंतिम निर्णय 5 जून की कैबिनेट में लिया जाएगा। दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी, 2 महीने में 15,000 संक्रमित। पूरे प्रदेश सहित मंडी जिले में भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी है। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जिले में पिछले 2 महीने में 15,000 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं 220 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मार्च 2021 तक जिला में 1,200 मामले सामने आए थे। वहीं 120 लोगों की मौत हुई थी। जोनल अस्पताल मंडी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला में अब तक 2 लाख के करीब लोगों की सैंपलिंग की गई है। जिला में आज दिन तक कोरोना संक्रमण के 25,392 मामले सामने आ चुके हैं। मंडी जिला में कोरोना संक्रमण की मृत्यु दर 1.2% है, जो कि प्रदेश के अन्य जिलों से कम है। अब चिल्ड्रन वार्ड पर ध्यान दें, बच्चों के लिए चिंताजनक साबित हो सकती है थर्ड स्टेज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अनुमानों के अनुसार कोरोना वायरस की तीसरी लहर बच्चों के लिए चिंतामय साबित हो सकती है। इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में बाल रोग वार्ड और सेवाओं को सुदृढ़ करने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल रोग से संबंधित स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को वर्चुअली उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर CM ने कहा, चिकित्सा जगत के लोगों को कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए पहले ही संभावित आवश्यकताओं और आपूर्ति संबंधित कार्य योजना बनानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब प्रदेश धीरे धीरे दूसरी लहर से बाहर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी और अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि महामारी अभी समाप्त नहीं हुई। कोरोना मामलों में धीरे धीरे कमी के साथ साथ प्रदेश के लोग लापरवाह हो सकते हैं, इसलिए लोगों को अधिक सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। पुल से गिरा ट्रक, 2 की मौत। औद्योगिक कस्बे नालागढ़ के तहत महादेव पुल पर बियर से लदे एक ट्रक के अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर जाने से ट्रक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का CHC नालागढ़ में उपचार चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है। नालागढ़ से एक ट्रक बियर लादकर स्वारघाट की ओर जा रहा था। जैसे ही महादेव पुल के पास पहुंचा तो तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर पुल के नीचे लुढ़क गया। 70,000 शिक्षकों की वैक्सीनेशन के आदेश, टीकाकरण के लिए ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर नियुक्त।
राज्य के 18,000 सरकारी स्कूलों में सेवाएं देने वाले 70,000 से ज़्यादा शिक्षकों को कोरोना का टीका लगेगा। छात्रों को स्कूल बुलाने से पहले शिक्षकों को टीका लगाया जाना अनिवार्य है ताकि लाखों छात्रों को कोरोना का खतरा न रहे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बात पर मंगलवार को सर्कुलर जारी कर दिया है। वहीं स्कूल प्रिंसिपल को निर्देश दिए गए हैं कि वैक्सीनेशन को गंभीरता से भी लिया जाए। राज्य में कोविड के बीच निजी और सरकारी स्कूलों को खोलने से पहले सभी शिक्षकों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस बारे में सभी जिला उप निदेशकों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई है और इसे लेकर प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों के ब्लॉक प्रोजेक्ट अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिक्षा विभाग ने इन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने ब्लॉक में कार्यरत निजी व सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को वैक्सीन लगाना सुनिश्चित करें। पपरोला अस्पताल में एक भी मरीज दाखिल नहीं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सभी 220 बेड खाली। प्रदेश का एकमात्र आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला जब से कोविड केयर सेंटर बना है तब से इसमें 220 बिस्तरों वाले अस्पताल में मरीजों का आना ही कम हो गया है। यही नहीं, हालत ऐसे हो चुके हैं कि मौजूदा समय में 220 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में एक भी मरीज दाखिल नहीं है। जिस अस्पताल में प्रतिदिन 300 से 400 के बीच ओपीडी रहती थी, इसकी संख्या मात्र 100 से 150 तक रह गई है। उनमें से भी किसी मरीज को चिकित्सकों द्वारा दाखिल ना करना सोचने का विषय है। कोविड का बहाना बनाकर यहाँ पर सिर्फ ओपीडी ही चल रही है, जबकि आईपीडी में इस समय एक भी मरीज दाखिल नहीं है। जो भी मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें ओपीडी में दवाइयाँ देकर भेज दिया जा रहा है। हिमाचल की बागवानी को 254 करोड़ का नुकसान, कैबिनेट में चर्चा के बाद केंद्र मानेंगे मुआवजा। हिमाचल प्रदेश की सेब व स्टोन फ्रूट की बागवानी को 254 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। राज्य सरकार में कोरोना कर्फ्यू से पहले यहां आंकलन करने के लिए कहा था, जिसके बाद मंगलवार सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई। यहां बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को ये रिपोर्ट विभाग ने सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि बर्फबारी व ओलावृष्टि से 254 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये नुकसान सर्दियों में हुई बर्फबारी का नहीं बल्कि मार्च महीने में हुई बर्फबारी का है। हालांकि बागवान इससे अधिक का नुकसान बता रहे हैं, लेकिन सरकार आंकलन 254 करोड़ रुपए का है। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि सेब और स्टोन फ्रूट को बड़ा नुकसान हुआ है और बागवानों को राहत देने के लिए सरकार कदम उठाएगी। वन विभाग खोलेंगे 3 कंट्रोल रूम। वन विभाग की विभागीय गतिविधियों को बढ़ाने तथा कार्यों पर निगरानी रखने के लिए विभाग के सूचना तंत्र को और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। वनों में होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए प्रथम चरण में शिमला, धर्मशाला तथा मंडी में 3 नए आईटी कंट्रोल रूम खोले जाएंगे तथा चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों में भी ऐसे आईटी कंट्रोल रूम स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। ये बात वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने मंगलवार को नूरपुर से वर्चुअल माध्यम से वन विभाग उच्च अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय बैठक के दौरान कही। बैठक के उपरांत उन्होंने बताया कि विभागीय स्टाफ को चरणबद्ध तरीके से आईटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें विभागीय कार्यों को आधुनिक तरीके से चलाने में मदद मिल सके। राकेश पठानिया ने बताया कि वन विभाग द्वारा अपनी एक अलग ऐप तैयार की जा रही है, जिसके द्वारा फील्ड में तैनात विभागीय स्टाफ को जीपीएस के माध्यम से जोड़ा जाएगा। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिलकोस्ट न्यूज़ के साथ। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। Hello everyone, I'm Monica Rana. This is Jago Himachal 365 डर के नहीं डट के and you're watching Hillquist News channel. So here's top news at this hour. 921 cases, 38 deaths in Himachal Pradesh. As many as 921 COVID cases were reported in the state, taking the tally to 1,91,251. Besides, 38% died of the virus in the past 24 hours. 12 deaths were reported in Kangra, 6 in Shimla, 4 in Mandi, 3 each in Bilaspur, Solan and Hamirpur, 2 each in Kullu, Una and 1 each in Sirmaur, Lahul Spiti and Chamba. The highest number of 298 cases was reported in Kangra, followed by 104 in Shimla, 95 in Mandi, 86 in Chamba, 80 in Solan, 66 in Hamirpur, 56 in Kullu, 44 in Una, 35 in Bilaspur, 31 in Sirmaur, 14 in Lahul Spiti and 12 in Kinnaur.
Denotify COVID hospitals with no positive case, said Chief Minister Jairam Thakur. Chief Minister Jairam Thakur said that gradual efforts should be made to denotify dedicated COVID hospitals that have no infected persons admitted to facilitate the treatment of patients of other diseases. He said this while presiding over a virtual meeting with all deputy commissioners, SPs, chief medical officers, principals and medical superintendents of all medical colleges of the state. 8 arrested in highway shootout case. The Nalagarh police are yet to find out the motive behind a daylight shootout which took place on the Baddi-Nalagarh highway at Khera village, in which one person was killed and 4 others were injured on May 24. Though an old dispute is stated to be the reason, as cross FIRs have been registered by the two factions in the past. What caused the rivalry is yet to be known. The shootout took place in the afternoon during the curfew hour on the main highway, which indicates that there was little fear of law among these miscreants. It not only fled the spot after the shooting, but it has put a question mark over hundreds of CCTVs installed for surveillance by the Baddi police. Baddi SP Rohit Malpani said a special investigation team is probing the case in which 2 country-made pistols, a Scorpio, 2 Swift cars and other weapons like swords, iron rods, etc. have been taken into possession. Tenders invited for widening of Pinjore-Nalagarh Road. The National Highways Authority of India NHAI on May 28 invited tenders for the widening of the 31-kilometer Pinjore-Nalagarh stretch for the National Highway 105 to 4 lanes. Only 17.37 km of the highway lies in Himachal, while the remaining is in Haryana. The bids will be opened on July 13. The tender value have been pitched at rupees 731.67 crore and once allotted, the project is to be completed within 910 days. The process to acquire land is underway and compensation for structures acquired is also being disbursed, said NHAI Regional Officer GS Sangha. Himachal soldiers dies of bullet injury. A soldier of the army from Bilaspur district reportedly died following a bullet injury at Jammu. It was learned that the army authorities informed the family of Havaldar Sandeep Kumar of Khuri village in Bakroa Panchayat of Ghumarvi subdivision of Bilaspur that the victim had committed suicide with his service gun. Officials said it was not immediately clear whether he died of accidental fire from his own weapon at Sunal camp in Akhnur sector or was it a case of suicide. It was reported that when his friend heard the sound of gunfire, they rushed to him and found him seriously injured. He was taken to Army Hospital and was declared dead. India reports 1,32,788 new COVID-19 cases, 3,207 deaths. Daily positivity rate dips to 6.57%. The coronavirus spread in India has started shrinking. The country has been witnessing a sharp fall in daily COVID-19 cases. The weekly positivity rate has dropped below 5% in 344 districts, nearly half of India's 718 districts. The active case load has been witnessing a fall of almost a lakh daily for the past few days. Deaths due to COVID-19 complication has dropped below 3,000 for the past 2 days. All this indicate that COVID-19 second wave has started waning. High Court stays Sanwara toll notice issued to NHAI. The High Court issued notice to the National Highway Authority of India on a PIL petition challenging the decision of collecting tax at the Sanwara toll plaza in Solan. The court also stayed the collection of toll till the next date of hearing and listed the matter for today, that is June 2nd. Apart from the NHAI, the court also issued notice to the central and state governments. A division bench comprising Chief Justice L. Narayan Swamy and Justice Anup Chitkara passed the orders on a PIL plea filed by Aditya Singhal. Cancer patient left in lurch at Tanda Hospital. Patients suffering from cancer in Kangra district are not getting treatment in Tanda Medical College, the only facility for the patient in the lower Himachal region.
Many patients met Deputy Commissioner Rakesh Prajapati along with their panchayat representatives and demanded that the unit in the hospital should be restarted at the earliest. The super specialty wing has been lying closed since last month. The wing caters to cancer, cardio and neuro patient. However, it was converted into a COVID hospital. The patient alleged that they were undergoing chemotherapy in the Tanda Medical College, but they have not been able to complete their treatment as the facility has been closed. Many patients fear that a break in their chemotherapy can be life-threatening. CBSE Class 12 board exams cancelled amid COVID-19. The government on Tuesday cancelled the CBSE Class 12 board exam in view of uncertain conditions due to COVID-19. CBSE will take steps to compile result of Class 12 student as per well-defined objective criteria in a time-bound manner. In case some student desire to take the exam, such an option would be provided to them. 8 killed in cylinder explosion in Uttar Pradesh, building collapses. 8 people, including 3 children, have been killed when a double-story house in Tikri village here collapsed after an LPG cylinder explosion, police said on Wednesday. 7 people have been grievously injured in the Tuesday night incident and they have been rushed to Lucknow for better treatment, officials said. The LPG cylinder exploded in the house of one Nurul Hassan around 10 p.m. on Tuesday, which led to the double-story house to collapse. 8 people died in the incident while 7 others were seriously injured, District Magistrate Markandeya Sahi said. Delhi, Punjab and Uttarakhand had India's worst death rates in May. Delhi recorded a COVID death rate of 2.9% in May, the highest among big states in the country and more than double the national average during the month, 1.3%. 2 other states recorded deaths at more than double the national average, Punjab 2.8% and Uttarakhand 2.7% in the deadliest month of the pandemic, during which 119,183 fatalities were officially reported across India. This was the highest monthly toll reported by any country since the COVID outbreak began. Maggi maker Nestle admits 60% of its products not healthy. The world's largest food company Nestle, the maker of Maggi noodles, Nescafe and Kit Kat, has admitted in an internal document that around 60% of its products are not healthy. The report further stated that 96% of Nestle beverages, excluding pure coffee, and 99% of its confectionery and ice cream portfolio failed to meet a recognized definition of health. Biden to suspend Trump-era oil drilling leases in Arctic refuge. The administration of United States President Joe Biden is suspending oil and gas leases in Alaska's Arctic National Wildlife Refuge as it reviews environmental impacts of drilling in the remote region that has been the focus of a political fight for decades, according to 2 people who have been briefed on the administration plan. So this is all for this time. Stay connected and keep watching Hilcoast News channel. Thank you. हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है. This is Himachal 365 TV and you're watching Hilcoast News. I'm Garima. मेरा नाम है आशीष. ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलकोस्ट टीवी न्यूज. हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ. हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलकोस्ट न्यूज के साथ. नमस्कार, मैं गरिमा. ये है जागो हिमाचल 365 टीवी. डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिलकोस्ट न्यूज़. चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ. सीबीएसई आईसीएसई की परीक्षाएं रद्द, पीएम बोले छात्रों की सुरक्षा और सेहत हमारी प्राथमिकता. देश में खात्मे की और कोरोना की दूसरी लहर. कोरोना कर्फ्यू 14 तक बढ़ाने की सिफारिश, बंदिशों पर अंतिम निर्णय 5 जून की कैबिनेट में. कोरोना कर्फ्यू 14 तक बढ़ाने की सिफारिश, बंदिशों पर अंतिम निर्णय 5 जून की कैबिनेट में. हिमाचल में सरकारी दफ्तर अब शनिवार को भी खुलेंगे. मई में सरकार की 500 करोड़ कमाई, 61% बढ़ा आबकारी राजस्व. मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ ब्रिक्स देशों के विदेशी मंत्रियों की मीटिंग में, बोला चीन. जवाब दो वरना जाना पड़ेगा जेल, ममता के सलाहकार अल्पन पर केंद्र सख्त, भेजा नोटिस. 24 घंटे चल रहा राम मंदिर का निर्माण कार्य, अयोध्या में नींव भराई का काम जोरों पर. 2020 वर्ल्ड कप के लिए 28 जून तक का वक्त, आईसीसी ने मानी बीसीसीआई की बात.
भारतीय खिलाड़ियों के परिवारों को इंग्लैंड दौरे पर साथ जाने की मिली मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। सीबीएसई आईसीएसई की परीक्षाएं रद्द, पीएम बोले छात्रों की सुरक्षा और सेहत हमारी प्राथमिकता। केंद्र सरकार ने 10वीं के बाद इस बार सीबीएसई व आईसीएसई 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा 12वीं का रिजल्ट तय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित को ध्यान में रखकर ही 12वीं की परीक्षा पर फैसला लिया गया है। छात्रों की सुरक्षा और सेहत हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। परीक्षा को लेकर छात्र, पेरेंट्स और टीचर्स सभी परेशान थे। इस फिक्र को खत्म किया जाना जरूरी था। ऐसे दबाव भरे माहौल में छात्रों को परीक्षा देने के लिए बाध्य किए जाना ठीक नहीं होगा। परीक्षा से जुड़े सभी पक्षों को इस समय छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हुए। देश में खात्मे की ओर कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के अप्रैल महीने में शुरू होने के बाद काफी तबाही मची। अब यह लहर खात्मे की ओर दिखाई दे रही है। पिछले कई दिनों से रोजाना सामने आने वाले संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि दूसरी लहर का पीक खत्म हो गया है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें अभी भी सतर्क हैं और लॉकडाउन एकदम से हटाने को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं दिख रही। पिछले एक हफ्ते से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीती 28 मई से रोजाना से 2 लाख से कम मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना ब्रीफिंग में बताया कि एक्टिव मामलों में 50% की कमी आई है। एक दिन में 1.3 लाख एक्टिव केस घट गए हैं। 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर एक हफ्ते में रोजाना कम केस सामने आ रहे हैं, जो कि पॉजिटिव ट्रेंड है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 24 घंटे में कोरोना के 1.27 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना कर्फ्यू 14 तक बढ़ाने की सिफारिश, बंदिशों पर अंतिम निर्णय 5 जून की कैबिनेट में। कोविड समीक्षा बैठक में प्रदेश के जिलों ने कोरोना कर्फ्यू को 14 दिन तक बढ़ाने की सिफारिश की है। इसमें मौजूद सभी बंदिशों को 1 सप्ताह और आगे बढ़ाने की सहमति जताई गई। मौजूदा बंदिशें 7 जून सुबह 6 बजे तक लागू की गई हैं। इसके आगे का फैसला लेने के लिए 5 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसके चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिलों की फीडबैक के लिए मंगलवार को कोविड समीक्षा बैठक बुलाई। इसमें सभी जिलों के डीसी, एसपी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों सहित एमएस जुड़े। सचिवालय में बताया गया कि इस बैठक में राज्य सरकार के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति और भविष्य की प्लानिंग को लेकर सभी से फीडबैक मांगा। खास है कि जिला के सभी अधिकारियों ने बैठक में वर्चुअली जुड़ते हुए एक सुर से कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों को 1 सप्ताह और आगे बढ़ाने का आग्रह किया। स्वास्थ्य अधिकारियों और सरकार की अफसरशाही ने भी इस हक में अपना मत दिया। हिमाचल में सरकारी दफ्तर अब शनिवार को भी खुलेंगे। हिमाचल में सरकारी दफ्तर अब शनिवार को भी खुलेंगे। इसे लेकर जो गफलत थी वह दूर हो गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से किए गए आदेशों में यह कहा गया था कि पुराने आदेश शनिवार व रविवार को लागू होंगे, मगर सरकारी दफ्तरों को शनिवार को खुला रखने के संबंध में अलग से नोटिफिकेशन की गई है। मुख्य सचिव अनिल खाची के अनुसार शनिवार को भी सरकारी दफ्तर खुलेंगे और इनमें से 30% की क्षमता से ही कर्मचारी आएंगे। मई में सरकार की 500 करोड़ कमाई, 61% बढ़ा अबकारी राजस्व। अबकारी एवं करदान विभाग ने मई 2021 में कुल 500 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। ये राजस्व मई 2020 में अर्जित 310 करोड़ रुपए की तुलना में 61% अधिक हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अबकारी आंकड़ों को लेकर कहा कि महामारी की मौजूदा स्थिति के बावजूद मई में प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत 185 करोड़ रुपए, बिक्री कर वैट के अंतर्गत 234 करोड़ रुपए, राज्य कर के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए, अन्य कर और ड्यूटी के अंतर्गत 25 करोड़ और यात्री और वस्तु कर के अंतर्गत 6 करोड़ रुपए के राजस्व के रूप में अर्जित किए गए हैं। जबकि मई 2020 में प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत 118 करोड़ रुपए, बिक्री कर वैट के अंतर्गत 65 करोड़ रुपए, राज्य कर के अंतर्गत 108 करोड़ रुपए, अन्य कर व ड्यूटी के अंतर्गत 15 करोड़ और यात्री के वस्तु कर के अंतर्गत 3 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ने लोगों के
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ने लोगों के जीवन यापन में संतुलन बनाते हुए वर्तमान महामारी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ध्यानपूर्वक व्यापक कदम उठाए हैं। मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में, बोला चीन। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को वर्चुअल मीटिंग हुई। वर्चुअल तरीके से हुई इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। चीन के विदेश मंत्री वांग ही के अलावा बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रैंक, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ग्रेस नलेदी मंडिसा पंडोर ने भी भाग लिया। मीटिंग का एजेंडा मुख्य रूप से कोविड-19 से पैदा हुई दिक्कतें और इसी दौरान आपसी सहयोग था। उधर चीन के विदेश मंत्री वांग ही ने इस मीटिंग के दौरान कहा कि उनका देश इस मुश्किल दौर में भी भारत के साथ खड़ा है। पश्चिम बंगाल के शीर्ष नौकरशाह अल्पन बंदोपाध्याय को ट्रांसफर को लेकर केंद्र और बंगाल के बीच विवाद जारी है। अल्पन को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B के तहत केंद्र ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को इस नोटिस का जवाब 3 दिन में केंद्र सरकार को देना होगा। अगर उनका जवाब नहीं आता है तो जवाब से केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं होती है तो उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B के तहत कार्यवाही या FIR दर्ज की जा सकती है। बता दें कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B के तहत कोई भी अधिकारी या कर्मचारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के किसी भी आदेश का अगर पालन नहीं करता है तो इसमें सजा का प्रावधान है, जिसके तहत 1 साल की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने अल्पन पर चार्जशीट जारी करने की बात कही है। 24 घंटे चल रहा राम मंदिर का निर्माण कार्य, अयोध्या में नींव भराई का काम जोरों पर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तेजी से काम चल रहा है। राम मंदिर परिसर का विस्तार 70 एकड़ से बढ़ाकर 107 एकड़ करने की योजना के तहत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि परिसर के पास 7,285 वर्ग फुट जमीन खरीदी है। मुख्य मंदिर का निर्माण 5 एकड़ जमीन पर किया जाएगा और बाकी जमीन पर संग्रहालय और पुस्तकालय जैसी केंद्र बनाए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यास के महासचिव चंपत राय ने संवाददाताओं से बात में कहा कि मंदिर निर्माण का कार्य 24 घंटे चल रहा है। 12-12 घंटे की पाली में कार्य हो रहा है। लगभग 1,20,000 घन मीटर मलबा निकाला गया है। 1 फुट मोटी लेयर बिछाकर रोलर से कॉम्पैक्ट करने में 4 से 5 दिन लग रहे हैं। अक्टूबर माह तक काम पूर्ण होने की उम्मीद है। T20 वर्ल्ड कप के लिए 28 जून तक का वक्त, ICC ने मानी BCCI की बात। क्रिकेट की आलकमान ICC ने BCCI की अपील मान ली है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप पर अंतिम फैसला लेने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 28 जून तक का वक्त दे दिया है। 29 मई को हुई BCCI SGM में इस बात पर सहमति बनी थी कि T20 वर्ल्ड कप फैसला लेने के लिए ICC से थोड़े और वक्त की डिमांड की जाएगी। BCCI के आला अधिकारियों ने अपनी इस बात को 1 जून की ICC मीटिंग में रखा, जिस पर उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। T20 वर्ल्ड कप इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में होना है, पर कोरोना की दूसरी लहर के आतंक ने इस पर खतरा मंडराया हुआ है। इतना ही नहीं, भारत में कोरोना की तीसरी लहर की भी खबर जोरों पर है, जो कि T20 वर्ल्ड कप के आयोजन में रोड़ा अटकाने वाला एक और बड़ा फैक्टर है। हालांकि T20 वर्ल्ड कप को BCCI भारत से बाहर जाने देने के मूड में फिलहाल नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों के परिवारों को इंग्लैंड दौरे पर साथ जाने को मिली मंजूरी। ब्रिटेन सरकार ने इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले भारतीय पुरुष एवं महिला टीम के खिलाड़ियों, कोचिंग और स्पोर्ट्स स्टाफ के परिवारों को अपने परिजनों के साथ दौरे पर जाने की मंजूरी दी है। पुरुष टीम लगभग 4 महीने तक दौरे पर रहेगी। इस दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले एक न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेगी, जबकि महिला टीम को 1 टेस्ट और उसके बाद 3 वनडे और 3 T20 में खेलना है। दोनों टीमों के सदस्यों के परिवार उसी चार्टर उड़ान से इंग्लैंड रवाना होंगे, जिसमें पुरुष एवं महिलाएं टीम सदस्य जाएंगे। उड़ान 3 जून को लंदन पहुंचेगी। यहां दोनों टीमें साउथहैम्पटन जाएंगी, जहां उनकी अनिवार्य क्वारंटाइन अवधि शुरू हो जाएगी। हालांकि क्वारंटीन की अवधि की पुष्टि की जानी बाकी है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण इस साल अप्रैल के मुकाबले में मई में वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिली है। विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण देश की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की घरेलू बिक्री घटकर 35,293 इकाई रह गई है। इससे पहले अप्रैल में उसने 1,42,454 वाहन बेचे थे। निर्यात भी 17,237 इकाई से घटकर 11,262 इकाई रह गया है।
हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।